आज का हमारा टॉपिक है स्थिति एवं विस्तार। ये भारत के बारे में हम पढ़ रहे हैं और क्लास 9th की भूगोल पुस्तक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उससे जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। भारत देश विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। ठीक है, भारत की समृद्धि प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीनतम सभ्यता भारत में ही विकसित हुई। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जिसके नाम पर, है कि नहीं, जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है कि नहीं, कितना इंपॉर्टेंट से देश है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हुई। आज जनसंख्या के कारण ही देखिए जॉब की किल्लत हो रही है और जनसंख्या के कारण ही बहुत जगह जो रहने की और बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत हो रही है। जंगलों की कटाई हो रही है, जनसंख्या, तो जितना प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका दोहन बहुत तेज़ी से होते जा रहा है। तो इसलिए जनसंख्या ही एक हमारे देश के लिए थोड़ा एक विचारणीय विषय बन गया। बाकी हमारा देश जो है प्राचीन काल से ही बड़ा समृद्ध रहा है। तो इसके बारे में है, तो हम थोड़ा सा एक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके कुछ प्राचीन नाम भारत का, तो इसके कुछ प्राचीन नाम भी हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कि भारत, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उतनी बहुत पुरानी है जितनी मानव से की उत्पत्ति मानी जाती है। कि भारत की विशालता के आधार पर इसे उपमहाद्वीपों की संज्ञा दी जाती है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था। इसका प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त था। राजा भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा पड़ा और वैदिक कार्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। पर्सिया, आधुनिक ईरान जिसको कहते हैं, कि लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी से भारत आए, प्रवेश में किया था। और वो लोग क्या करते थे कि 100 का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो 100 का जगह वो ह उच्चारण करते थे। इसीलिए वे सिंधु नदी नहीं कर, ये जो नदी बहती थी यहाँ, तो सिंधु नदी नहीं कह के वो लोग हिंदू नदी कहते थे। इसी आधार पर इस देश का नाम उन लोगों ने हिंदुस्तान रख दिया। मतलब सिंधुस्तान बोलना चाहते थे लेकिन लिख रख दिया हिंदुस्तान। ये लोग सिंधु का बदला हुआ रूप यहाँ के लोगों के रूप में, लोगों के लिए भी प्रयोग करते थे। मतलब ये लोग यहाँ के लोगों को हिंदू कहते थे, है ना। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जम्बू द्वीप का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कुछ हम इसके नाम देख लेते हैं। जैसे देखिए, है ना, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यावर्त, ब्रह्मद्वीप, अजनाब वर्ष, येंतु, है ना, तियानजू, अलहिंद, ग्यागर, फल्गुल, देवनिर्मित देश, भरतखंड, महर्षि प्रदेश, है ना, कुमारी द्वीप, जम्बू द्वीप, मलुआ, ये सब नाम है। इनका कहीं कहीं कैसे आए हुए, उनका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले चीन में अब यिंदू, पहले यिंतु कहा जाता था, अब यिंदू कहा जाता था, है ना, जिसका अर्थ चंद्रमा से रिलेटेड होता है ना। और तियानजू भी चाइनीज शब्द है, ठीक है ना, जिसका तियानजू भी क्या है, चाइनीज है, जिसका अर्थ होता है स्वर्गीय भूमि। तो ये सब अलग अलग भाषा में दिया है। पहले एक भारत कहाँ से आया ये पढ़ लेते हैं। तो भारत के बारे में, भारत अर्थ प्रकाशमान क्षेत्र। भारत का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान क्षेत्र। परिभाषा, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया? भारत का। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कबीला था भरत। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे भरत। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है और महाभारत के आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत एवं उनकी पत्नी थी शकुंतला, उनका पुत्र था भरत। जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र का नाम भरत था, इसके आधार पर भरत पड़ा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। दूसरा आता है, भारत एक विशाल, है ना, भारत एक विशाल और देश है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट एवं उत्तर से 37 डिग्री इतना अक्षांश और इतना पूर्वी देशांतर के बीच में है। अब ये पूर्वी देशांतर अक्षांश के बारे में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जानकारी भी हमें इसके बारे में होनी ही चाहिए। देशांतर और अक्षांश के बारे में, देशांतर और अक्षांश होते क्या है। तो देखिए, ये मान लीजिए ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये ऊपर का जो भाग होता है ये कहलाता है ध्रुव,
पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है इसको, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये 2 प्रदेश होते हैं। इसके समांतर कई ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं। ये जो रेखाएं खींची गई हैं इनको कहा जाता है अक्षांश। और ऊपर से नीचे तक ऐसी रेखाएं जो खींची जाएंगी ऐसी, इनको कहते हैं देशांतर। इन दोनों रेखाओं में से हम जो लोकेशन पता करते हैं, किसी की स्थिति पता करते हैं, है ना। तो भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की स्थिति विस्तार जो है वो अगर लगाया जाए तो इसके स्थिति विस्तार को दिखाने के लिए हम थोड़ा सा एक डायग्राम की मदद लेते हैं, इससे भारत की स्थिति और विस्तार को समझा जा सके, है ना। इसके लिए लेते हैं तो देखिए ऐसे पीछे भी है, इसमें देखिए यहाँ से इसका विस्तार है। ऊपर से नीचे जब आइएगा तो ये ऐसे करके ऐसे अगर जाते हैं तो ये अक्षांशीय विस्तार, तो ये अक्षांश यहाँ से, एक अक्षांश यहाँ से, अक्षांश से तो 8 डिग्री, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इसका विस्तार क्या है 37 डिग्री 6 मिनट तक है ना। और 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर कहाँ है 97 डिग्री 25 मिनट से है, ठीक है ना। ये देशांतर के बीच में इसका विस्तार है। और देखिए जब इसको यहाँ से ऊपर से इसकी दूरी जो ली जाती है ना, ऊपर से नीचे तक इसकी दूरी जो ली गई, उत्तर से दक्षिण तक इसकी दूरी है 3214 किलोमीटर। और यदि इधर पूर्व से पश्चिम इसकी दो 2933, ठीक है 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है, ठीक है। राजधानी कहाँ है इसकी नई दिल्ली, ठीक है। और इसके बीचों बीच एक रेखा निकलती है जो इसको ऐसे ऐसे करती है, यहाँ से ये कर्क रेखा है, इसको 23.5 डिग्री है ना उत्तरी अक्षांश, ये जो कर्क रेखा है। अब इसमें देखिए इसका जो अंतिम छोर है, भारत का अंतिम छोर जो यहाँ आ रहा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इसको कहा जाता है, वो क्या है कन्याकुमारी में है। और क्या नाम है उसका केप कैमोरियन। उसी तरह भारत का उत्तरी बिंदु जो उत्तरतम बिंदु जो है वो है इंद्राकौल, लद्दाख में है। कहाँ है लद्दाख में। फिर आइए इसका जो पूर्वोत्तर बिंदु है ना, वो है किबुथु और यह है कहाँ जगह में अरुणाचल प्रदेश में। फिर पश्चिमोत्तर बिंदु जो है इसका वो गौरमोता गुजरात में आता है। मतलब एक पश्चिम में जो अंतिम जगह जहाँ से उसको नापा जाएगा उसका सीमा समाप्त हो जाती है, पश्चिमोत्तर बिंदु का है गौरमोता गुजरात में, ठीक है। ये सब है। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है आपका, ये लक्षद्वीप है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब देखिए ये भूभाग है, लेकिन यहाँ भी वैसे भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कहाँ है केप कैमोरियन, लेकिन अंडमान निकोबार भी इसी के क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है ना। इसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन इसकी स्थिति है 6 डिग्री 4-5 मिनट, मतलब 45 मिनट है ना। तो इंदिरा पॉइंट इसका अंतिम जो बिंदु अंडमान निकोबार से अगर नापा जाए तो इंदिरा पॉइंट इसका अंतिम जो बिंदु कहेगा, मतलब इसका जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो इंदिरा पॉइंट होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा इंदिरा पॉइंट, यदि यहाँ से अंडमान निकोबार से मापें। और यदि हम केवल भारत के अंतिम छोर से मापते हैं तो कन्याकुमारी से, तो केप कैमोरियन होगा। इंदिरा पॉइंट को और बोला जाता है पाइसन पॉइंट भी बोला जाता है, या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। ये सारी चीज़ें थी भारत के बारे में। अब देखिए भारत के विशाल भूभाग, ये सारी चीज़ें इसमें देशांतरी विस्तार को कहा गया है। देखिए बताया गया है, इसी बात को यहाँ समझाया गया है, ठीक है। ये चीन है, ये पाकिस्तान है, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। अब देखिए आकार क्या है, तो भारत
का क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4% है। कितना है उसका कुल 32.8 है ना लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है दिखाया गया है। देखिए लीजिए, सबसे ज़्यादा रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर उसके बाद कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा देखें, थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए भारत के पड़ोसी देश बताएं तो निकटतम पड़ोसी 9 देश हैं। पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका। और सीमाएं इसकी 2 हैं, एक प्राकृतिक है, दूसरा मानव निर्मित सीमाएं हैं। स्थलीय सीमा और दिशा के हिसाब से बोला तो दिशा उत्तर दिशा में इसका चीन नेपाल देश है, उत्तर पश्चिम में इसका अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार है, उत्तर पूर्व में भूटान मौजूद है। और भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ है, और भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। अगला सीमा रेखा का नाम बताएं तो रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में खींची गई सीमा रेखा है, एवं भारत बांग्लादेश के बीच में खींची गई, क्योंकि बांग्लादेश जो था वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था, इसलिए वहाँ रेड क्लिफ लाइन ही कहा जाता है। मैकमोहन लाइन या मैकमाहोन लाइन भी कहा जाता है कहीं कहीं रेखा, ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। टुरंडन रेखा ये भारत अफगानिस्तान है तथा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, जो अब POK पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लिए कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कश्मीर, उससे ये सटा हुआ है, तो इसीलिए ये उसके लिए भी ये है। अब देखिए भारत भू सीमा रेखा इसका 15,106.7 किलोमीटर है, और द्वीपों सहित यदि रेखा है तो 7516.6 किलोमीटर है, ये द्वीपों सहित है। अब देखिए कौन से देश कहाँ किस राज्य से टच करते हैं, तो सिक्किम की सीमा रेखा जो है वो सटती है नेपाल से, चीन से, भूटान से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा म्यांमार, चीन और भूटान से। लद्दाख की सीमा रेखा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से। उत्तराखंड की चीन, नेपाल से। असम, बांग्लादेश, भूटान की। मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार से। इससे ये सीमा रेखाएं सकती हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। अगला है हमारे पास अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है। तो हम कुछ और भी चीजें हैं। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक दृष्टि से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ है ये? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये देखिए इस तरह से बोले तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। यदि 0 डिग्री अक्षांश इसको 2 बराबर भागों में बांटता है तो, लेकिन अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा बोले तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो भारत यहाँ है, यहाँ। तो अगर आप इसको अक्षांश के हिसाब से देखिएगा तो उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में। और यदि आप देशांतर के हिसाब से दीजिएगा तो पूर्वी गोलार्ध में है ना। तो इसकी स्थिति के बारे में है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि देशांतरीय दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांशीय दृष्टि से देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए हम बोलें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है ये, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और इतना ये आपको बताए थे चित्र। एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। ये क्या है? एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। यह हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री या ऐसे बोला जाता है 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा।
भारत के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र से मिजोरम, हाँ मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा गौ से गम से जो है यहाँ आ गया गम से गुजरात, छा है ना छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। यह है, इसको नहीं लिखिएगा, ये आपका नंबरिंग किया गया होता है। इसके अलावा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर भी गुजरती है, ये बांग्लादेश को टच करती है। अब भारत के देखिए 23.5 डिग्री अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भाग एवं दक्षिणी, है ना। दक्षिणी ये उत्तरी भारत कहलाएगा। अगर से भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भारत रफ स्केच बनाए। करके लिखा, तो ये उत्तरी भारत कहलाएगा, उत्तरी भारत, और ये दक्षिणी भारत। ठीक है। अब देखिए दक्षिणी हिस्सा उष्ण, अब होता क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा किरणें तिरछी होती चली जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, किसके 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री यहाँ तक, नॉर्थ से साउथ अक्षांश के, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसलिए कहा गया इसको उष्ण कटिबंध। इस प्रदेश का नाम है उष्ण। और यदि यहाँ से 66.5 डिग्री ऊपर से और 66.5 डिग्री नीचे, यहाँ पर उष्ण और शीत दोनों, ये इसको कहते हैं शीतोष्ण। और यहाँ जो है यहाँ शीत कटिबंध कहलाएगा, दोनों में शीत कटिबंध। तो भारत क्या है, भारत यहाँ है, मतलब ये उष्ण में भी है और शीत में भी है, शीत कटिबंध में है। तो हम देखते हैं, तो दक्षिण हिस्सा उष्ण कटिबंध है, ठीक है, नीचे वाला, और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध है या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। अब क्या है, अधिक अक्षांश विस्तार का प्रभाव दिन तथा रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा दिन में 45 मिनट का अंतर है कि नहीं। केरल सबसे नीचे में आ रहा है, अंतर है, जबकि लेह जम्मू कश्मीर में आएगा तो अंतर ये 5 घंटे का हो जाता है। यहाँ 45 मिनट का, वो कितना हो रहा है, 5 घंटे का। तो ये अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव है। और है विषुवत रेखा में काफ़ी दूर पर स्थित भारत के उत्तरी भाग अर्थात जम्मू कश्मीर में सूर्य किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्यताप कम मिलता है। ठीक है, सूर्यताप कम मिलता है और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत के दक्षिण भाग में केरल, तमिलनाडु राज्य में विषुवत रेखा काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत सीधी पड़ती हैं और सूर्यताप अधिक मिलता है। ठीक है, ये तो हमने देखा अक्षांशीय विस्तार का ये प्रभाव पड़ता है। अब देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं बताने वाली देशांतर रेखा अर्थात मानक यमयोटर स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट है, पूर्वी देशांतर, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, कोई इलाहाबाद के नैनी से भी कहीं कहीं पुराने स्रोतों में है, लेकिन आधुनिक में माना जाता है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इसे भारत का मानक देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ट्रिक ली है ओमुच्छा, याद रखें ओमुच्छा, ओ फॉर ओडिशा, एम फॉर मध्य प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। ये इसके है। भारतीय मानक समय देखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 12.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। ग्रीनविच मध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम से GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इसको GMT, IST जो है GMT से या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा कि गो टू द ईस्ट 1 डे मोर फीस्ट, जैसे जैसे ईस्ट जाइएगा टाइम बढ़ेगा। गो टू द ईस्ट 1 डे मोर फीस्ट, गो टू द वेस्ट 1 डे लेस। ठीक है, आगे
देखें और भी चीज़ें। कि भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां की सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय गुजरात कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटा पहले हो जाता है। कारण क्या है कि पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात और पूर्वी बिंदु जो है कि बिथू अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। उस क्यों कि दोनों में देखिएगा कि आपको चित्र के माध्यम से बताए थे कि दोनों में अंतर कितना का है, 30 डिग्री का। जब दोनों में देशांतर में आप आइएगा तो आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट चुको आप अगर 97 डिग्री 25 मिनट तो लगभग 30 डिग्री का अंतर पड़ता है। और 360 डिग्री 360 डिग्री आप देखिएगा वो अगर 24 घंटे में रिवॉल्व करती है, या 24 घंटे में आप कहेंगे 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा 360 × 24, तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, ठीक है। फिर ये 15 12 में कितना, मतलब 1 घंटा में 15, मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री। तो 1 मिनट में या 15 डिग्री घूमता है 60 मिनट में, बोल सकते हैं। तो 1 मिनट में कितना 60/15, तो कितना हुआ 4, कितना हुआ 1 डिग्री 4 मिनट, प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट घूमेगा। तो अब देखिए यहाँ आ रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री में 4 मिनट से गुना करते तो कितना हो गया 120 डिग्री। 30 डिग्री का अंतर है दोनों में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो है किबुथु और गौरमोथा दोनों अंतिम जो पॉइंट है, ये आपका पूर्वोत्तर पॉइंट है और ये पश्चिमोत्तर पॉइंट है। ये तो सबसे पश्चिमतम बिंदु है और ये पूर्वोत्तर बिंदु है सबसे। तो इन दोनों में कितना का अंतर आप देख रहे हैं, इन दोनों में अंतर से कितना का है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का अंतर है। दिखाते हैं आपको, जैसे इन दोनों में देखिए है ना, ये पूर्वोत्तर बिंदु है और ये पश्चिमोत्तर बिंदु, दोनों में कितना का अंतर है 30 डिग्री का। जब 30 डिग्री का अंतर है तो 30 डिग्री गुना 4 मिनट 120 हुआ, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का अंतर हो जाता है। इसी के कारण वहाँ 2 घंटा, अगर अरुणाचल प्रदेश 2 घंटा पहले सूर्य उगता है तो उसके बाद गुजरात में कच्छ जो आपका जो जगह है उसका कि कच्छ बोले या किबुथु में वो 2 घंटा लेट से सूर्य उगेगा, ठीक है। अब इसके अलावा हम जो दिखाते हैं, इसके अलावा हमारा जो टॉपिक्स है वो है देशांतरीय विस्तारों के बारे में हमने पढ़ लिया। भारत तथा विश्व के बारे में पढ़ें तो जो भारत के एक पड़ोसी देश आते हैं सार्क के विषय, इसमें से बताया गया सार्क के विषय में। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी हमको चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए तो सार्क क्या है, साउथ एशियन सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क के सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। 8 देश हैं, है ना। और ट्रिक आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं। आज लंका बाग में भारत ने भुट्टा पकाया। आज से अफगानिस्तान, श्रीलंका से श्रीलंका, बाग से बांग्लादेश, में से मालदीव, भारत से भारत ही होगा, ने से नेपाल, भुट्टा से भूटान पकाया, सब पाकिस्तान। उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक विकास को तेज करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, तो इसका उद्देश्य है सार्क का। तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है, सार्क के बारे में। इसमें और भी बातें, जैसे बिहार का शोक
कोसी नदी को बोला जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। मैकमोहन नाइट तो आपको बताए थे, जिसे बताए थे किस किस के यहाँ देखें, ठीक है ना। तो करीब हमारा चैप्टर कवर हो गया। अब हम प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में देख लेंगे।